Good morning, students. We are studying biomolecules in which we have studied carbohydrate, their classification. On yesterday we have studied protein and their types. ना और उसमें हम लोग देखे थे ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन ना, उसका एग्जाम्पल था आपका फाइब्रस का केराटिन था, म्यूसिन था, और दूसरा टाइप हम लोग पढ़े थे ग्लोबुलर प्रोटीन जिसमें हम लोग एग्जाम्पल इंसुलिन देखे थे। फर्दर हम लोग प्रोटीन को क्लासिफाई किए थे 4 कैटेगरी में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ना, ये 4 था। फिर इसके बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन देखे थे। इसके बाद हम लोग एस्टरडे लास्ट क्लास में और क्या पढ़े थे, हम लोग विटामिन के बारे में पढ़े थे ना। विटामिन को 2 कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई किए थे, वाटर सोलुबल और फैट सोलुबल। फैट में मोटा भी होता है, फैट चर्बी यानी कि ऑयली सब्सटेंस में जो डिजोल्व कर जाए फैट में डिजोल्व कर जाए, फैट सोलुबल। और फैट में मोटा होगा, अल्फाबेट देका याद रखना है, देका, DEKA, देका ना। तो देका में अल्फाबेट ज़्यादा है, फैट सोलुबल हो जाएगा, और BC वाटर सोलुबल हो गया। ठीक है, इसके सोर्स और डेफिशिएंसी डिजीज आपको याद रखना है और रखना भी चाहिए हमेशा आदमी को। आइए अब हम लोग नेक्स्ट आज हम लोग स्टडी करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में ना। न्यूक्लिक एसिड में आप जानते हैं ना कि क्रोमोजोम का 10 तक तो बायोलॉजी जरूर पढ़े होंगे। क्रोमोजोम होता है, यह क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर ना, जिसको हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये क्रोमोजोम किस चीज के बने हुए होते हैं? प्रोटीन के और न्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं। यह न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने हुए होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से आपका प्रोटीन बनता है। दीज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो आप न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड ना। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी शॉर्ट में हम लोग DNA बोलते हैं, और राइबो न्यूक्लिक एसिड को हम लोग शॉर्ट में RNA बोलते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग क्लासिफिकेशन यानी कि कंपोजिशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड ना, एंड न्यूक्लियोटाइड इज कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका CBSE का क्वेश्चन बैंक देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो उसमें मिलेगा सेवरल टाइम्स, नॉट 1 और 2 टाइम्स, सेवरल टाइम्स देखेंगे व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड्स। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। ठीक है, कभी कभी पूछ देगा व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें हो जाएगा आपको न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। लेकिन मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, तो अपना मैथमेटिक्स का दिमाग आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी वो लगाते हैं। अगर न्यूक्लिक एसिड बराबर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट हो तो न्यूक्लियोसाइड बराबर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट। और लिख देते हैं बच्चे, उस पर भी हम लोग नंबर देते हैं, देना भी चाहिए, मिलता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। एंड न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स में से फॉस्फेट माइनस कर दीजिए, फिर न्यूक्लियोसाइड इज कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। पेंटोज शुगर 2 तरह के होते हैं। सर दीपिका ज्वाइन कर रही है। दीपशिखा या दीक्षा? Yes, sir. दीपशिखा या दीक्षा? पता नहीं सर क्या नाम। दिशिका, चलो ठीक है। लेट हो आज दिशिका तुम? और कोई बच्चे आए हैं जी शायद? मनीष राज, क्या मनीष आपका बायोलॉजी क्या चीज में पढ़ा रहा था, आप लेट हो गए हैं? और कोई बच्चे हैं देख लो भाई। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स व्हिच इज formed by the combination of nucleotide. What is nucleotide? It is combination of nucleoside plus phosphate. पूछेगा न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड्स माइनस फॉस्फेट लिख दीजिए, और लिख दीजिए न्यूक्लियोसाइड में क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। पेंटोज शुगर 2 तरह के होते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर ना, जो कि DNA में पाया जाता है, और दूसरा पेंटोज शुगर हो गया राइबोज शुगर, जो कि RNA में पाया जाता है। ठीक है, अब नाइट्रोजिनस बेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन जो है AG, एडेनिन, गुआनिन। पायरिमिडीन टिक्कू ना, यानी T से हो गया थाइमिन, C से साइटोसिन, U से यूरासिल। यूरासिल सिर्फ RNA में पाया जाता है, वहीं थाइमिन आपको DNA में पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन DNA और RNA। तो DNA और RNA 2 तरह का इसमें डिफरेंसेज होता है।
एक होता है स्ट्रक्चरल डिफरेंस और दूसरा होता है फंक्शनल डिफरेंस। स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो गया कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, आरएनए में आपका राइबोज शुगर होता है। दूसरा डिफरेंसेज क्या हो गया डीएनए और आरएनए में? डीएनए में आपको थाइमीन बेस होता है, जबकि आरएनए में यूरासिल बेस होता है। एक डिफरेंसेज ये भी हो गया आपका, ठीक है। अब आइए पेंटोज शुगर, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है, वो भी बायोलॉजी वालों को पूछता है ना। बीटा राइबोज, देखो अगर ओ एच यहाँ पर राइबोज शुगर में ऑक्सीजन होता है सेकेंड कार्बन में, डी मतलब रिमूवल, अगर सेकेंड कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ओ हट जाए तो उसको डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। बीटा इसके वजह से हो गया, अगर ओ एच ऊपर हो तो बीटा फॉर्म हो गया। अल्फा बताए थे उल्फा के नाम से याद रखने के लिए, अगर ओ एच यहाँ रहता तो अल्फा कहला जाता। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी से ये कैपिटल डी को लेना देना नहीं है, अब कॉन्फ़िगरेशन से इसको मेन लेना देना है। तो राइबोज शुगर में सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन होता है, जबकि डीऑक्सी राइबोज शुगर में आपको सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन गया क्या कि राइबोज शुगर में किस ऑक्सीजन पर, किस कार्बन पर ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 कम से कम फर्स्ट कार्बन पर है, सेकेंड पर है, थर्ड पर है, ठीक है, फोर्थ कार्बन पर नहीं है, फिर फिफ्थ कार्बन पर है। तो डीएनए और आरएनए यानी राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या डिफरेंसेज है? राइबोज शुगर में सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन होता है, डीऑक्सीराइबोज में नहीं होता है, ठीक है। आइए नाइट्रोजनस बेस दो तरह का हो गया। सलोनिक एक्सेप्ट कर लीजिए। अरे भाई आज तुम लोग हमको पढ़ाने नहीं देगी। तो ये नाइट्रोजनस बेस दो तरह का हो गया, कौन कौन? प्यूरिन और पायरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन में दो चीज हो गया ए जी, और उसमें लिखेगा टिक्कू, याद रखने का टेक्निक है टिक्कू। पायरिमिडीन हो गया प्यूरिन। प्यूरिन में देखिए दो रिंग होता है, प्यूरिन में दो रिंग होता है, पायरिमिडीन में सिंगल रिंग होता है। यह दो तरह का हो गया प्यूरिन, एडेनिन और गुआनिन। एजी है इसमें, ठीक है। और पायरिमिडीन में सिंगल रिंग होता है, ठीक है। थाइमीन, साइटोसिन और यूरासिल। यूरासिल जहां आपको आरएनए में है, वहीं थाइमीन सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, साइटोसिन दोनों में कॉमन पाया जाता है, ठीक है। आ जाइए आप डीएनए। तो दो साइंटिस्ट थे, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। वही एक मॉडल दिए थे जिसको हम लोग डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स मॉडल कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं। इसमें दो स्ट्रैंड होता है, 3 to 5 प्राइम एंड 5 to 3 प्राइम होता है। तो एक्चुअली जब डीएनए के पर रिसर्च चल रहा था तो एक लेडी इस पर काम कर रही थी, ठीक। उस लेडी का नाम बायोलॉजी वाले बच्चों को शायद याद हो, ठीक है, बारबरा मैकक्लिंटन, ठीक है, उसका नाम था बारबरा मैकक्लिंटन। तो उस पर रिसर्च वर्क अपना कर रही थी। वाटसन और क्रिक दोनों साइंटिस्ट तो थे, लेकिन दोनों एक नंबर का लफुआ था, अवारा टाइप का। तो ये बेचारी जहाँ जाती थी, जिस लैब में रिसर्च करती थी, इसके पहुंचने से पहले वहां जाते थे, बैठ करके इंतजार करते रहता था। ये लोग दोनों वाटसन और क्रिक पहुंचती थी तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करना, हाय हेलो स्टार्ट कर देता था ये लोग ना। तो एक दिन ये लोग छेड़ दिया इसको, बारबरा मैकक्लिंटन को। कौन? वाटसन और क्रिक। अरे रिसर्च कर लो, कितनों रिसर्च करोगी, डीएनए का मॉडलवा तो हम ही देंगे, ठीक है। उसको गुस्सा आ गया कि जाओ जाओ, रिसर्च चला है बड़ी रिसर्च करने वाला, डीएनए के हम मॉडल तो हम तैयार कर लिए। फॉस्फेट होता है उसमें, नाइट्रोजनस बेस होता है, फॉस्फेट का पोजीशन यहाँ होता है और नाइट्रोजनस बेस इधर होता है। इतना कहाँ से इन लोग माइंड क्लिक कर गया और गया से डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल ये लोग तैयार कर दिया, जिसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला। बाद में उस लेडी को बहुत शौक लगा, ठीक है। तो बाय द वे, तो साइंटिस्ट लोग की बात है, तो डीएनए का खोज इस तरह से हुआ था। Two nucleic acid chains are wounded about each other and held together by hydrogen bond between pairs of the passage. एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, या पूछता भी है कि the two strands of DNA are complementary to each other. How? Because the hydrogen bonds are formed between a specific pair of base. G के साथ C होगा, C के साथ G होगा, ठीक है, A के साथ आपका T होगा एंड वाइस वर्सा, इस तरह से होता है। G के साथ C में आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जबकि आपका A और T के बीच में आपका डबल बॉन्ड बनता है।
ये याद रखना होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से इस कहने का मतलब है कि जो डबल स्ट्रैंड होता है डीएनए में, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो बॉन्ड बनता है इसमें स्पेसिफिक पेयर के बीच में ही बनता है, स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेस में ही बनता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर कहते हैं। यहीं पर एक लॉ पढ़ना है बायोलॉजी में, शरगफ लॉ ना, ठीक है। प्यूरिन और पायरिमिडिन का पेयरिंग होता है उसमें, देखिएगा, ठीक है। तो शरगफ लॉ बायोलॉजी वाले बच्चे यहाँ पर रिकॉल कर लेंगे। एडेनिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमीन, वेयर एज साइटोसिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ गुआनिन, ठीक है। सी के साथ जी, जी के साथ सी, टी के साथ ए के साथ टी, एक में डबल बॉन्ड, एक में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यही दोनों में फर्क है आपका, इसी को हम लोग शरगफ लॉ भी कहते हैं। तो अब डीएनए मॉडल देख लीजिए आप, 3 to 5 प्राइम, 5 to 3 प्राइम इस तरह से होता है। जी के साथ सी होगा, सी के साथ जी होगा, ठीक है। जबकि ए के साथ टी होता है, एक में डबल बॉन्ड है, एक में आपका ट्रिपल बॉन्ड है। आइए आरएनए, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। प्रेजेंट व्हिच समटाइम्स फोल्ड्स बैक ऑन इटसेल्फ। आरएनए molecules are of 3 types and they perform different function. They are named as messenger RNA, ribosomal RNA and transfer RNA। यानी आरएनए क्या है, इसके 3 टाइप्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सीबीएसई में क्वेश्चन पूछ चुका है ये बोर्ड में आपका, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फंक्शन उसका पूछता है, कहाँ पाया जाता है ये पूछता है। आइए इंपॉर्टेंट टर्म्स अब हम लोग देखने जा रहे हैं। कोडॉन, द ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड कोडिंग a particular amino acid, total 6461 for inner amino acid and 3 for terminal amino acid। amino acid हाईली कोडेड होते हैं, कोडॉन्स आर हाईली कोडेड मैसेज, ठीक है। और ये ट्रिपलेट होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो कई एक तरह के कोडॉन होते हैं, चैन इनिशिएटिंग कोडॉन, चैन टर्मिनेटिंग कोडॉन, इस तरह से होता है। जो 3 फॉर टर्मिनल कोडॉन, उसमें ओकर, अंबर, ओपल, ये सब होता है कोडॉन। वो आपको बायोलॉजी वाले बच्चे यहाँ जरूर रिकॉल करेंगे, मैथ से हैं उनको रिकॉल करने की जरूरत नहीं, वो इतना जानेंगे। ये कोडॉन, ये क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है। और किस चीज के बने हुए होते हैं, तो एमाइनो एसिड के बने हुए होते हैं। फिर जीन होता है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए कोडिंग ए पार्टिकुलर प्रोटीन, उसी को हम लोग जीन कहते हैं। और जैसे देखो आटा सान दिए, आटा सान करके लंबा देखोगे होटल में से बना देता है, इसके बाद लोइया काटने लगता है, तो जो लंबा बना दिया आटा सान को क्रोमोजोम हो गया। एक ठो लोइया जो डफ कहते हैं, डो, ठीक है, काट करके अलग कर दिया, वही तो जीन हो गया, ठीक है। तो ये जीन है क्या, तो सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए कोडिंग ए पार्टिकुलर प्रोटीन। आपके पास आ गया है। अच्छा थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, जब पढ़ा करके इसको घर आ गया है सबका, ठीक बाद में लाएंगे तक बाद। हाँ 11:10 में ले आ सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए कोडिंग ए पार्टिकुलर प्रोटीन, ठीक है। आइए जेनेटिक कोड, हरगोविंद खुर्राना का ये बनाया हुआ था जेनेटिक कोड, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड ट्रिपलेट एंड द एमाइनो एसिड, इसी को जेनेटिक कोड कहते हैं हम लोग, ठीक है। जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट एंड मोर देन वन कोडॉन मेक कोड फॉर सेम एमाइनो एसिड। मोर देन है जी, देन लिखा गया है, देन वहां पर होगा, ठीक है। आइए अब इसको देखिए, डीएनए से अगर डीएनए बन रहा हो तो डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। एक डीएनए दूसरे डीएनए को बना देगा, ठीक है। डीएनए 2 स्ट्रैंड हो गया, 3 to 5 प्राइम और 5 to 3 प्राइम, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड हो गया, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, आपको डीएनए से डीएनए एक नया स्ट्रैंड होता है, एक पुराना स्ट्रैंड होता है। जैसे दोनों पुराना स्ट्रैंड अलग अलग हो गया और उसी पर फ्रेगमेंट के फॉर्म में दूसरा स्ट्रैंड तैयार हो जाता है, फिर दोनों सेपरेट हो जाता है, सेग्रीगेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, जो पार्ट पार्ट में बना ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। लाइगेज एंजाइम होता है जिससे उसका क्या होता है, सीमेंटिंग होता है, ठीक है। तो बायोलॉजी वाले बच्चे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे इसको। मैथमेटिक्स वालों को थोड़ा सा बाउंस कर सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। डीएनए से डीएनए बन गया तो उसको हम लोग क्या कह दिए, रेप्लिकेशन कह दिए। इसमें 2 स्ट्रैंड होता है,
दोनों स्ट्रैंड अलग होगा, उसी पर नया स्ट्रैंड अलग अलग बनता है। तो एक नया स्ट्रैंड होता है, एक पुराना स्ट्रैंड बनता है, इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से अगर डीएनए बन जाए तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये जो साइंटिस्ट दिया था उस साइंटिस्ट का नाम है बाल्टीमोर, इसलिए इस फेनोमेनन को हम लोग बाल्टीफोर में फेनोमेनन भी कहते हैं या टेमिनीज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोट कर लो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट खासकर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम है बाल्टीमोर फेनोमेनन और टेमिनीज्म। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूँ बायोलॉजी वालों के लिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का दूसरा नाम बाल्टीमोर फेनोमेनन ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है। और इसका तीसरा नाम है आपका टेमिनीज्म। अब आइए, आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं ना। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय द आरएनए इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो देखो डीएनए व आरएनए में फंक्शनल डिफरेंसेज यहाँ से बन जाएगा तुमको। क्या? डीएनए से डीएनए बनाता है जिसको हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं, लेकिन आरएनए से आरएनए नहीं बनाता है, मतलब कि इन द केस ऑफ आरएनए देयर इज नो रेप्लिकेशन, ठीक है। आरएनए सिंथेसाइज प्रोटीन व्हिच इज नोन एज ट्रांसलेशन व्हिच इज लैकिंग इन द केस ऑफ द डीएनए। ये डिफरेंसेज फंक्शनल डिफरेंसेज हो गया। पहले जो मैं बताया था वो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेज हो गया। आइए ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में बताता हूं। जैसे स्टार्टिंग कोडॉन हो गया AUG GUG, ठीक है। इन कोड्स मिथियोनिन UAA UAG UGA स्टॉप, यानी कि चैन टर्मिनेटिंग कोडॉन भी कहते हैं। ओकर अंबर ओपल इसका नाम है। तो बायोलॉजी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये फंक्शनल डिफरेंसेस जो मैं बताया, ये जो चार्ट राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, रेड ब्लू इंक से लिखा हुआ, ठीक है, लिखा हुआ ब्लैक से भी है, ठीक है। तो ये हो गया, तो आपका इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। आइए डीएनए फिंगरप्रिंट। जैसे चोर डकैत या क्राइम कहीं पर हो रहा है, ठीक है, तो फिंगरप्रिंट वो लोग चेंज करा देता है ऑपरेशन करके, लेकिन डीएनए जो टिप्स पर होता है या कहीं पर भी डीएनए है वो चेंज होने की चीज नहीं है। तो फिंगर से डीएनए लेकर के डीएनए मैपिंग तैयार कर दिया जाता है, उसी को हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। इट इज नोन दैट एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक फिंगरप्रिंट. These occurs at the tip of the finger and have been used for identification for a long time, but these can be altered by the surgery. A sequence of bases on DNA is also unique for a person, and information regarding this is called DNA fingerprinting. It is same for every cell and cannot be altered by any known treatment. DNA fingerprint is now used in forensic laboratories for identification of criminals, to determine paternity of an individual, to identify the dead bodies in any accident by comparing the DNAs of parents or the children, to identify racial group, to rewrite biological evolution. तो DNA फिंगरप्रिंट से क्या क्या फायदा है? एक तो फोरेंसिक साइंस में क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी का बाल बच्चा बिछड़ गया है, मैचिंग कराना है तो उसको हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से मैच करा सकते हैं, ठीक है। रेशियल ग्रुप, कौन सा ग्रुप किधर है, वेस्ट इंडीज वाला इंडिया से रिलेटेड है कि नहीं, अमेरिका वाला इंडिया से रिलेटेड है कि नहीं, ठीक है, उसको हम लोग रेशियल ग्रुप को हम लोग पता कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए मैपिंग, जिसको आप लोग फिंगरप्रिंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में। आइए बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड मे बी रिगार्डेड एज रिजर्व फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन. DNA is exclusively responsible for maintaining the identity of the different species of organisms over millions of the years. A DNA molecule is capable of self-duplication during cell division, and identical DNA strands are transferred to a daughter cell. Another important function of nucleic acid is protein synthesis in the cell. Actually, the protein are synthesized by various RNA molecules in the cell, but the message for the synthesis of particular protein is present in DNA. आइए हार्मोन्स इस बार एनसीईआरटी में जुड़े हुए हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत हार्मोन्स के बारे में आप जान लीजिए, ठीक है। नहीं भी पढ़िएगा तो सुनते हैं कि हटा दिया है एनसीईआरटी से, मतलब कि आपके बोर्ड से, लेकिन उसको पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी अभी तक शायद कंफ्यूजन में है, हटाएं ना हटाएं, क्या करें क्या नहीं करना है,
इस तरह से न्यूज़पेपर का कटिंग मैं देख रहा था व्हाट्सएप पर, लेकिन व्हाट्सएप पर बहुत सारे क्या कहा जाता है, मैन मेड न्यूज भी रहता है, फैब्रिकेटेड न्यूज रहता है, इसलिए उस पर हम लोग जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। आइए हार्मोन के बारे में देखते हैं। हार्मोन्स आर मोलिकुल्स दैट एक्ट एज intercellular messenger. These are produced by the endocrine gland in the body and are poured directly in the blood stream, which transport them to the site of the action. In terms of chemical nature, some of these are steroid, estrogen जिसको कहते हैं एग्जाम्पल हो गया, androgens कहते हैं, some are polypeptide, for example insulin and endorphins, and some others are amino acid derived such as epinephrine and norepinephrine. Hormones have several functions in the body. They help in maintaining the balance of biological activities in body. The role of insulin is keeping the blood glucose level within the narrow limit. जैसे किसी किसी का एक्चुअली इंसुलिन सिक्रेट होता है पैनक्रियाज से, और पैनक्रियाज में भी दो तरह के सेल होते हैं, अल्फा और बीटा सेल। तो पैनक्रियाज में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस नाम का सेल है, जिसमें दो तरह का सेल हो गया, अल्फा और बीटा सेल। बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है। तो जब किसी किसी को होता क्या है कि बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रेशन बंद हो जाता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज से, तो इंसुलिन का लेवल कम होगा, कम मिलेगा, तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, तो बहुत परेशानी होती है उसको। ठीक है, जिस तरह से लकड़ी में घुन लग जाए, लकड़ी सड़ जाता है, उसी तरह से शुगर जो होता है ह्यूमन बीइंग के लिए घुन है। तो यही इंसुलिन है। फिर बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेकर के, ठीक है, या इंसुलिन के लिए जो दवा आता है आपको मैंने शुगर के लिए, वो जामुन से बनता है। तो जामुन का कोमल पत्ती चबाइए सुबह सुबह उठ करके, ठीक है, या टहलिए, तो उससे आपका इंसुलिन लेवल मेंटेन रहता है, असर कम पड़ेगा आपको, ठीक है, वो कंट्रोल रखेगा ब्लड शुगर। अब आइए, टू हार्मोन्स टुगेदर रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन mediate responses to external stimuli. Growth hormones and sex hormone play a role in the growth and development. Thyroxine produced in thyroid gland is an iodinated derivative of amino acid tyrosine. Abnormally low level of thyroxine leads to hypothyroidism, which is characterized by lethargy and obesity. Increased level of thyroxine causes hyperthyroidism. Low level of iodine in diet may lead to hypothyroidism and enlargement of the thyroid gland. This condition is largely being controlled by adding sodium iodide to the commercial table salt, that is iodized salt जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, हार्मोन और थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। चलो उसको भी खत्म करते हैं, कहे के लिए रखें। स्टेरॉयड हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड गोनाड। गोनाड किसको कहते हैं, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। हार्मोन्स रिलीज्ड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, modulate inflammatory reaction and are involved in the reaction to stress. The mineralocorticoids control the level of excretion of water and salt by the kidney. If adrenal cortex does not function properly, then one of the result may be Addison's disease, characterized by hypoglycemia, weakness, and increased susceptibility to stress. The disease is fatal unless it is treated by glucocorticoids and mineralocorticoids. Hormones released by gonads are responsible for development of secondary sex character. जी जी बढ़ा देंगे, दीजिएगा। जो भी बच्चा नहीं है ना, तो सर लोग से साइन करवाया हम, ले लीजिए मैडम, बस 2 मिनट बैठिए, मैं तुरंत बच्चों को फिनिश कर। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो क्या मैं बता रहा था, हाँ जी, the testosterone is a major sex hormone produced in male. It is responsible for development of secondary sexual character in male and female, जैसे deep voice, facial hair, general physical constitution. And estradiol is the main female sex hormone. It is responsible for the development of secondary sexual character and participates in the control of menstrual cycle. Progesterone is responsible for the preparation of uterus for the implementation of fertilization of the egg. This is all about this your chapter. Thank you. Have a great day.
तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब आपका एक चैप्टर है आपका पॉलीमर। तो ये बताइए आप पॉलीमर आज पढ़ेंगे या कल पढ़ेंगे? स्टार्ट कल करें। सर। हाँ, आज नहीं सर, कल सर।